Hello students, welcome to Aspirants Campus. This is Richa and आज जो है वो हमारा फर्स्ट यूनिट है BECC 133 का इश्यूज एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इस यूनिट में हम क्या क्या देखेंगे, इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, देखिए सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, व्हाई स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के दो पार्ट्स हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो हम मोस्टली अभी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, अब बची है मैक्रो, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में मैक्रो आता है स्टूडेंट्स के, फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है। तो यहाँ पे अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, सर्टेन कॉन्सेप्ट जैसे स्टॉक्स एंड फ्लो, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इकोनॉमिक मॉडल्स, ग्रोथ रेट, फिर पीपीसी, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ये सारी चीजें जो है वो हम देखेंगे। इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, बिजनेस साइकिल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से, ठीक है। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म से तो फेमिलियर हैं ही कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पूरा आपने पढ़ा है अभी सब कुछ, पीपीसी कर्व और इंटरनेशनल ट्रेड, ये जितने भी टॉपिक पढ़े हैं BECC 131 132 के, वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स ही है, ठीक है। जो कि क्या डील करता है, इश्यूज पर्टेनिंग टू इकोनॉमिक एजेंट सच एज हाउस होल्ड्स और फर्म के बारे में डील करता है। मान लीजिए अगर आप बात करते हैं एक इंडिविजुअल की, तो वहां पे हम उस इंडिविजुअल के लिए यूज करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक कंट्री की, पूरे कंट्री की जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, तो वहां पे जो हम यूज करेंगे वो होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। या बहुत सारे फॉर्म्स होंगे। तो इन केस ऑफ हाउस होल्ड्स वी डील विद इश्यूज ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो इन द केस ऑफ फर्म्स वी डील विद द इश्यूज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फर्म्स के केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं प्रॉफिट कहाँ पे मैक्सिम हो रही है, सब्जेक्ट टू रिसोर्स कंस्ट्रेंट। Such issues related to maximization of utility by household and minimization of cost by firm are subject matter of microeconomics. तो फर्म एंड हाउस होल्ड से रिलेटेड जो हो रहा है, उसकी यूटिलिटी, प्रॉफिट्स, इन सब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर आता है, पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो मैक्रो कहाँ आता है, चलिए अब मैक्रो भी देख लेते हैं। वेरियस डायग्राम्स आपने पढ़े हैं कि हाउस होल्ड जो होते हैं अपने चॉइसेस कैसे बनाते हैं, कौन कौन सी परेशानियों को वो फेस करते हैं, किस तरीके से उनको ऑप्टिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन मिलता है, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो हाउस होल्ड्स के सामने आती है, उनको हम डायग्राम से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल मेथड से किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर ट्रीटमेंट जो होते हैं, बिहेवियर ऑफ फर्म्स वेयर फर्म ऑप्टिमाइज देयर प्रोडक्शन लेवल गिवन द प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम, ठीक है। जो प्राइसेस ऑफ और रिसोर्सेज या इनपुट्स उनको अवेलेबल कराए जाते हैं, तो जो फर्म्स होती है ऑप्टिमाइज कैसे करती है अपना प्रोडक्शन, अभी जो लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वही है BECC 132 का, ठीक है, 131 का आई थिंक। तो नेचुरली एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, हाउ डज द सेम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम अप्लाइज टू कंट्रीज ऑल्सो। तो सेम ऑप्टिमाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है वो कंट्रीज में किस तरीके से होती है। अभी तक तो हमने फर्म्स और हाउस होल्ड्स के बारे में बात की है, तो कंट्रीज में भी होती है ये चीजें, ठीक है। जो कंट्रीज हैं वो भी फेस करते हैं प्रॉब्लम्स को, कंस्ट्रेंट्स को। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, फंक्शन ऑफ अ कंट्री कुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ ग्रोथ इन GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मिनिमाइजेशन होता है पॉवर्टी का अमंग हाउस होल्ड्स, मेंटेनिंग अ स्टेबल प्राइस लेवल मेंटेन करता है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, मतलब इक्वालिटी किस तरीके से कम हो जाती है अगर लोगों के बीच में इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। ठीक है, पावर्टी को पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम कहाँ पे पढ़ते हैं? जीडीपी एक फर्म का तो हम नहीं निकालते हैं, पूरे कंट्री का अगर जीडीपी अगर हमें निकालना होता है, जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जीडीपी क्या होता है, तो मान लीजिए जैसे ये हमारा कंट्री है इंडिया, इस कंट्री के बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा वो उसका जीडीपी में आएगा, वो उसका क्या होगा? जीडीपी होगा। ठीक है, इस कंट्री के बाउंड्री के बाहर जो प्रोडक्शन होगा वो जीडीपी नहीं होगा। अगर इस कंट्री की कंपनी है और प्रोडक्शन बाहर हो रहा है तो वो उसका होगा जीएनपी। ठीक है, चलिए, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, इकोनॉमी का बिहेवियर पूरे में। ये जो है एग्रीगेट वेरिएबल जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल कंजम्पशन, नेशनल सेविंग, नेशनल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन सब में डील करती है। ठीक है, तो हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना है? वाई स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए क्या है कि अर्ली 20th सेंचुरी में कोई ब्रांच नहीं था इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं था। अकॉर्डिंग टू क्रुंगमन एंड वेल्स, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म आया है वो रेगनार फ्रिश ने दिया है 1933 में। ठीक है, तो रेगनर फ्रिश और थियोरेटिकल डेवलपमेंट जो रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। किस बुक से? जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, जो किसने दिया है? लिखा है जेएम केनीज ने 1936 में। इनका नाम जो है आप ध्यान रखिए क्योंकि केनीज जो है इकोनॉमिक्स की दुनिया में बहुत ही एक जाने माने नाम है और इनका नाम आपका बार बार आता ही रहेगा, केनीज थ्योरी आती रहेंगी। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने मेंशन किया है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट बिहेवियर इकोनॉमिक्स का, तो एक स्पेशल ब्रांच की जरूरत मैक्रो इकोनॉमिक्स की महसूस हुई बिकॉज व्हाट हाउस होल्ड्स फॉर द इंडिविजुअल यूनिट में नॉट होल्ड गुड फॉर द इकोनॉमी एज अ होल। जो हाउस होल्ड इंडिविजुअल में करते हैं वो पूरी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो पूरी इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मतलब पूरे कंट्री की इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हमें उसके लिए एक अलग से इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच बनानी पड़ी और उसकी स्टडी अलग से करनी पड़ी। तो चलिए देखते हैं आगे। सपोज करिए एक फर्म है, एम्प्लॉय कर रहा है लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट। ठीक है, लेबर फॉर प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट, ये हायर कर सकता है एज मैनी वर्कर्स इट रिक्वायर्स एट द ऑन गोइंग वेज रेट। ठीक है, अपने वेज रेट पे ये हायर कर सकता है जितने वर्कर्स को ये हायर करना चाहे। इसीलिए इंक्रीज इन डिमांड फॉर लेबर बाय अ सिंगल फर्म डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द वेज रेट। अगर किसी सिंगल फर्म का डिमांड इंक्रीज होता है तो उसके वेज रेट पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सभी फर्म्स का जो है डिमांड इंक्रीज होता है कि डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी? लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी। ठीक है, एंड इंक्रीज इन वेज रेट अपने आप बढ़ जाएगा। जिस तरीके से जब लेबर की शॉर्टेज होगी तो वेज रेट तो बढ़ेगा ही ना। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल फॉर द वर्क इन द कंट्री इज लिमिटेड। जो वर्कर्स हैं वो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड नहीं है। अगर काम ज्यादा हो जाएगा वर्कर्स अपने आप कम हो जाएंगे। तो इसीलिए डिमांड फॉर लेबर्स बियॉन्ड दिस लिमिट विल इंक्रीज वेज रेट ओनली, नॉट द सप्लाई ऑफ लेबर। तो जब लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर यहाँ पे अगर शॉर्ट पड़ेगा, शॉर्टेज हो जाएगी लेबर की, तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हम। लेबर अचानक से कहाँ से लेके आएंगे? हम क्या करेंगे? प्राइस बढ़ा देंगे, उनका वेज बढ़ा देंगे। ठीक है, उनकी सैलरी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस चीज को समझ गए हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले, सेविंग जो होगा हाउस होल्ड के द्वारा एंड टोटल सेविंग ऑफ द कंट्री, as you all will agree with, saving by an individual is virtue. We should not consume all our income. हम अपनी सारी इनकम को कंज्यूम नहीं कर सकते।
जितने भी लोग हैं, अगर मान लीजिए कोई आदमी 10,000 कमा रहा है, 10,000 अगर वो कमा रहा है, तो कम से कम अपनी सेविंग का 10 to 20% वो सेव करेगा, है ना। 10,000 अगर वो कमा रहा है तो 10,000 पूरा वो कंज्यूम नहीं कर लेगा या खर्च नहीं कर देगा, ठीक है। वो कुछ पार्ट जो है अपनी सेविंग का अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखेगा। अगर कोई पर्सन ज्यादा सेव करता है तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा उसकी सेविंग पे, और उसका फ्यूचर इनकम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर हमें अपना फ्यूचर इनकम बढ़ाना है तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा सेविंग करनी होती है। देयर इज अ फ्लिप साइड, उसका उल्टा साइड क्या है to this issue, whenever a person save certain part of income, तो उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर वो कुछ पार्ट जो है बचा लेता है और अपनी इनकम का सिर्फ कुछ पार्ट खर्च करता है, तो सिर्फ वो कुछ पार्ट को ही कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसका जो कंजम्पशन है वो कम है। तो his or her demand for goods and services on which the amount could have been spent is decreased, तो उसका जो डिमांड होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, तो जिसपे कि अमाउंट जो होगा वो खर्च कर रहा है वो कम हो जाएगा। द सेल ऑफ द ट्रेडर फ्रॉम whom he she would have bought the clothing get reduced। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इनकम जो होता है ट्रेडर्स का वो कम हो जाएगा। अगर इनकम जो होगा ट्रेडर्स का वो कम होगा तो अमाउंट जो होगा मनी का ट्रेडर वुड हैव स्पेंट ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वो भी कम हो जाएगा। द रिपल इफेक्ट कंटिन्यूज, ठीक है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट व्हेन वी कंज्यूम वी जनरेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, है ना। और ऐसा डिमांड जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को क्रिएट करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, कंज्यूम करना अगर हम छोड़ देंगे, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी बंद हो जाएगी। तो जो हमारी कंजम्पशन है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। अगर कोई भी डिमांड नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, कोई इनकम जनरेशन नहीं होगा कंट्री में, तो डिमांड भी जरूरी है, ठीक है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के इंटरेस्ट में दैट देयर इज अ स्टेडी ग्रोथ इन हाउस होल्ड कंजम्पशन, इसी से जो ग्रोथ है वो बना रहेगा। तो सेविंग इज प्राइवेट वर्च्यू बट सोशल वाइज। अब ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या जाता है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। इससे क्वेश्चन बन सकता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगर कोई भी डिमांड नहीं होगी तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई प्रोडक्शन नहीं तो कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं तो कोई इनकम नहीं, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये कंट्री के स्टडी ग्रोथ में सहायक होती है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी बन सकता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल कई सारे देके समझाए गए हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या होता है, मैक्रो में क्या क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे एक ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हैं, स्टडिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट, डायमेंशन ग्रोथ। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस तरीके से होता है, जैसे कि आप पूरे फॉरेस्ट को ही देख रहे हैं, उसके एरिया के बारे में, उसके डेंसिटी, उसकी कॉम्पोजिशन के बारे में, उसके पूरे इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हम ट्री के लिए फॉरेस्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते, तो मैक्रो एस्पेक्ट जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो माइक्रो जो होता है यूजफुल होता है एनालाइज करने के लिए बिहेवियर फर्म्स की, हाउस होल्ड्स की। अब मैक्रो जो होता है पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी इवेल्युएशन के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में जो इश्यूज हैं, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, नेशनल डेप्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिजनेस साइकिल, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी में इन इश्यूज को, जैसे कि मैक्रो एंड नीड टू बी एनालाइज एट मैक्रो लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो लेवल पे इसको रिजॉल्व करने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे
आपको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्टिंग्विश बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों जरूरी है इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है इसके लिए कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, नया कोर्स स्टार्ट हुआ है तो सारे टॉपिक्स में से कहीं से भी बीच में से कुछ भी आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स से ज्यादा कुछ रिपीट नहीं हुआ है और कुछ नया निकाल के दे दिया है एग्जाम, जो जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया उन्होंने। तो इसीलिए सारा पढ़ के चलिए। स्टॉक्स एंड फ्लोज इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। इकोनॉमिक मॉडल्स, तो ये चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अगर बेस नहीं क्लियर होगा, नहीं समझ में आया होगा मैक्रो क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, तो बुक स्टार्ट करा के कोई बेनिफिट नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि स्टार्टिंग में फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट किया जाए। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।